कांग्रेस की सरकारों के पास मौके थे जो उनको मुख्य धारा में लाने का प्रयास कर सकती थी, लेकिन हमेशा उसको खारिज करने का काम उन्होंने किया। पहली बार अगर अति पिछड़ा समाज के हजारों लोग नहीं लाखों लोगों को अगर प्रतिनिधित्व मिल सका पिछले 20 साल के दौरान में, ये माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार ने यह सुनिश्चित किया कि सेंट्रल स्कूल में, नवोदय विद्यालय में, सैनिक स्कूल में पहली बार एनडीए की सरकार में सबका साथ सबका विकास का मॉडल लागू हुआ और ओबीसी छात्रों को वहां पर मान्यता मिली। नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री हैं, उनके नेतृत्व में पिछले कुछ सालों में जो चीजें हुई हैं वो काफी कुछ इशारा करता है कि एक तरफ कांग्रेस के नेतृत्व वाली जो इंडिया अलायंस है वो जब उनको मौके मिले तब उन्होंने ओबीसी समाज के साथ या सामाजिक न्याय के साथ उन्होंने क्या क्या किया। उनको मौका मिला सामाजिक न्याय के लिए बहुत कुछ करने का, हमेशा सवाल उठा, लेकिन कांग्रेस के जो नेतृत्व वाली जो सरकारें रही है वो नहीं कर पाई। लेकिन माननीय नरेंद्र मोदी जी को जब भी मौका मिला उन्होंने ये काम किया। मैं आपके सामने कुछ आंकड़ा रखना चाहता हूँ कि कांग्रेस वो जो न कर सकी समय रहते हैं, सबसे पहले जब मंडल कमीशन गठन करने की बात हुई, कांग्रेस ने भरपूर कोशिश की उस फाइल को दबाए रखने का। जब 74 के आंदोलन के बाद, जब 77 में जब जनसंघ उस वक्त था और जो एक सरकार बनी, उस वक्त इसको लागू करने की बात हुई। आप समझिए कि कांग्रेस के समय में ही एक रिपोर्ट आ चुकी थी, लेकिन इसको लागू किया गया 77 के बाद, इस कमीशन का गठन किया गया। जब 27% आरक्षण की बात अगर आप ओबीसी की करेंगे तो राजीव गांधी जी का बहुचर्चित भाषण है और उन्होंने हमेशा इसको दरकिनार करने की कोशिश की। और तब एक सरकार आई जिसको बीजेपी का भी समर्थन था, माननीय नीतीश कुमार जी का भी समर्थन था, और तब बीपी सिंह जी की सरकार के समय में इस आरक्षण को लागू किया गया। कांग्रेस के पास भी मौके थे, 77 के बाद जो आंकड़े आ गए थे तो इंदिरा गांधी जी भी उसको लागू कर सकती थी, वो लागू नहीं कर सकी। उसके बाद बिहार में मुंगेरीलाल कमीशन की मंजूरी को भी कांग्रेस ने नहीं दिया, और जब ये कर्पूरी ठाकुर जी आए तब अति पिछड़ों को कहिए कि एक तरह से मान्यता मिली बिहार के अंदर। उसी तरह से पूरे इतिहास में आप देखेंगे, नेहरू जी से लेकर के पीवी नरसिम्हा राव तक का जो सफर है कांग्रेस का, एक इतनी बड़ी आबादी होते हुए 52% के आसपास ओबीसी की आबादी तब कही जाती थी। अब तो आंकड़े आ जाएंगे, लेकिन पहली बार एनडीए की सरकार में या गैर कांग्रेसी सरकारों में ओबीसी प्रधानमंत्री इस देश को नसीब हो सका। ये कांग्रेस कर सकती थी। आज बहुत ओबीसी पॉलिटिक्स की बात होती है, सामाजिक न्याय की बात होती है, कांग्रेस अलग अलग तरीके से बात कर रही है कि हम ये कर देंगे, वो कर देंगे। मैं इसी में आपको कहूं कि 2014 के आसपास जब कांग्रेस की सरकार थी मनमोहन सिंह के नेतृत्व में, एक भी ओबीसी मंत्री नहीं था उस मंत्रिमंडल में। मैं आप लोग को गौर याद दिलाना चाहूंगा, 2013-14 के समय में एक भी ओबीसी मंत्री नहीं था मनमोहन सिंह की सरकार में। आज हम ये गर्व से कह सकते हैं कि एनडीए जो सबका साथ सबका विकास की बात करती है, आज यहाँ पर 27 ओबीसी मंत्री हैं इस मंत्रिमंडल के अंदर। इसके बाद मैं आपको कहूं कि सेंट्रल स्कूल में, नवोदय विद्यालय में, सैनिक स्कूल में पहली बार एनडीए की सरकार में सबका साथ सबका विकास का मॉडल लागू हुआ और ओबीसी छात्रों को वहां पर मान्यता मिली। ओबीसी कल्याण संसदीय समिति जिसके अध्यक्ष हैं बीजेपी के गणेश जी, जो सांसद भी हैं, वो अभी इस सरकार में आ सका वो चीज। ओबीसी कमीशन को पहली बार संवैधानिक दर्जा इस सरकार ने दिया। बिहार पंचायती राज में लालू जी बहुत कहते हैं कि पिछड़ों को हमने मदद किया, सहयोग किया, आगे बढ़ाया। पंचायती राज व्यवस्था में या नगर परिषदों के चुनाव में पहली बार अगर अति पिछड़ा समाज के हजारों लोग नहीं लाखों लोगों को अगर प्रतिनिधित्व मिल सका पिछले 20 साल के दौरान में, ये माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार ने यह सुनिश्चित किया कि हर घर के अंदर सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक तौर पर चेतना लाई जा सके। इसके लिए नीतीश कुमार जी ने न सिर्फ सामाजिक कदम उठाए बल्कि राजनीतिक तौर पर भी कदम उठाए, और यहाँ पर कई तरह की बातचीत हुई है। और एक बात मैं कहूंगा, पहली बार जब वक्फ कमेटी इस देश में बनी
तो देश के अंदर पसमानदा महाज के लोगों को उस कमेटी के अंदर जगह मिली जिसकी आबादी मुस्लिम समाज के अंदर माना जाता है। अब इस आंकड़े के बाद जो आंकड़े जुटाए जाएंगे जनगणना के माध्यम से, तो उसमें ये आंकड़े आ जाएंगे। पहली बार पसमानदा समाज जिसको अति पिछड़ा या पिछड़ा मुसलमान माना जाता है, उसको भी भागीदारी मुख्य धारा में लाने का उन्होंने काम किया। और मैं ये बात आपके माध्यम से, आपके मंच के माध्यम से मैं कह सकता हूँ कि आने वाले दिनों में सभी वर्गों के, चाहे वो मुस्लिम समाज के हों, चाहे वो सनातन धर्म के लोग हों, तमाम लोगों के आंकड़े आएंगे और सबका बराबरी पर कैसे एक टेन्योर में अगले 10 साल में, 5 साल में हम उसको ला सकें, ये योजनाएं आपको माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार लाती दिखेगी। इसलिए जो सवाल है कि भाई सब किसकी कितनी हिस्सेदारी होगी, तो मैंने तो कुछ आंकड़े ऐसे बता दिए, कुछ ऐसे घटनाक्रम भी बताए जो कांग्रेस की सरकारों के पास मौके थे, जो उनको मुख्य धारा में लाने का प्रयास कर सकती थी, लेकिन हमेशा उसको खारिज करने का काम उन्होंने किया। अभी चूंकि सत्ता में वो नहीं है, इसलिए लगातार वो कुछ ऐसी बातें करते हैं जो उनको लगता है कि ये वोट कट करके मेरे पास आ जाएगा। यहाँ वोट की राजनीति का बात नहीं है, बात सिर्फ ये है कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की जो डबल इंजन की जो सरकार बिहार के अंदर है, देश के अंदर है, वो ये चाहती है कि सभी की हिस्सेदारी हो, भागीदारी हो। और मैं एक बात और भी कहूंगा, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के बारे में ये लगातार ये मनगढ़ंत आरोप लगाए जाते रहे हैं कि उनके प्रभाव में ये सरकार चलती है और वो नहीं चाहती कि जातिवार जनगणना हो या इस तरह से। तो पिछले साल 2024 अगस्त में, सितंबर 2024 में भी आरएसएस के जो प्रमुख हैं, उन्होंने बहुत स्पष्ट तौर पर इस लाइन पर बिल्कुल क्लियर उन्होंने किया था कि हम जाति जनगणना के पक्ष में हैं, आंकड़े आने चाहिए ताकि सरकार सही और उचित निर्णय लेकर के सबको एक समान आगे बढ़ा सके। ये हम एनडीए की एक ही आवाज है, सबका साथ सबका विकास। और जो कोई भी इस पर राजनीति कर रहे हैं, उनका पिछला इतिहास बहुत ही दागदार है और लालू जी का जो इतिहास है वो परिमल जी ने भी बता दिया है। तो मुझे लगता है कि क्रेडिट लेने की होड़ चाहे जिसकी भी हो, क्रेडिट सिर्फ और सिर्फ इस देश की जनता को जाता है और माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय नीतीश कुमार जी, ऐसे लोगों को इसका क्रेडिट जाता है। हमारे नेता माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी ने अभी वाल्मीकि नगर में हम लोग का 3 दिवसीय शिविर हुआ, उसमें भी हम लोगों ने जिन राजनीतिक प्रस्ताव को लिया था उसमें जाति जनगणना का भी सवाल था। हम लोग को बेहद खुशी है कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने हमारे उस डिमांड को पूरा किया। तो हमें खुशी है कि जो 3 दिन पहले हमने इस डिमांड को रखा उसको भी उन्होंने स्वीकार किया और कल पूरे बिहार के हर जिले में राष्ट्रीय लोक मोर्चा की तरफ से एक आभार यात्रा भी आपको बेगूसराय में दिखाई पड़ेगा। धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरमा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरमा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरमा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति
और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी।